फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस का कुछ आइडिया हुआ कैसा होता है? हेलो। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस। खामोश हो गए सवाल करते ही। ज़हरा, आपने असाइनमेंट सबमिट किया है ना, क्या था उसमें? हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस कैसा होता है और लो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस फिर कैसा होता होगा? फ्रीक्वेंसी पे सर जो सॉफ्ट साउंड हो रहे होते हैं वो पहुंच रहे होते हैं। क्या मतलब? शुरू तो यानी उस आपका पे आवाज़ नहीं आया मुझे, क्या कहा आपने? हाई फ्रीक्वेंसी पे सर जैसे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ जो सुनने में आ रहा होता है, साउंड सुनने में आ रहे हो। किस तरीके के साउंड फिर नहीं सुनने में आ रहे होते? हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन से साउंड्स होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी पे जैसे कि पानी गिरने की आवाज नहीं सुनने में आ रही हो। हाई पानी गिरने गिरने की आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी होती है? सर हाई ट्रैफिक साउंड फ्रीक्वेंसी कह सकते होती हैं। नहीं है। हम्म। तो सुनने में जो आ रही होती है वो जैसे कि वो तो हाई जैसे कि एरोप्लेन वगैरह की जो प्रॉब्लम जो हाई फ्रिक्वेंसी लिसनर्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा मतलब आवाज जैसे कि एरोप्लेन वगैरह की आवाज जो होती है वो सुनने में आ रही होती है। लेकिन जैसे कि रेन ड्रॉप्स वगैरह हो रहे होते हैं, जैसे कि पानी गिर रहा होता है, लाइट साउंड्स होते हैं, वो नहीं आ रही होती है। रेन ड्रॉप्स और लाइट साउंड जो होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हाई होती है, लो होती है? किसकी? जी सज्जाद, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? जी सर, मैं ये कह रहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले तो मतलब के साउंड्स वो होंगे जो बहुत लाउड होते हैं ना, तो बहुत लाउडनेस ज्यादा। एक अलग चीज होती है जो कि डेसिबल्स में काउंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज होती है। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड भी लो हो सकती है डेसिबल्स के अंदर। जी यार, सिद्रा आप कुछ कह रही थी? यस सर, मैं कह रही थी जो हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग लॉस के साथ जो होते हैं उनको ड्रॉप्स या इस तरह की जो लो फ्रिक्वेंसी वाली आवाज होती है वो नहीं आती। हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है और लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें नहीं आती, ये बात का क्या मतलब है? अगर हाई फ्रीक्वेंसी वो लॉस है तो फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज नहीं आनी चाहिए, लो वाली। हम्म। मतलब उनको सुनने में ही प्रॉब्लम है तो वो मतलब नहीं सुन सकते ना कोई भी फ्रिक्वेंसी वाली आवाज हो। कोई सी भी फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते अगर हाई फ्रीक्वेंसी का हेयरिंग लॉस है तो। वैसे हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस कब होता है, किस एज में होता है? सर मोस्टली 65 एडल्ट एज में होता है जी, ओल्ड एज में। 65 बुढ़ा से। ओल्ड एज में होता है ना, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था म्यूजिक के उसके इक्वलाइजर की एग्जांपल से, कौन से साउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होते हैं और कौन से लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होते हैं? चेक किया किसी ने म्यूजिक सुन के और इक्वलाइजर को ऊपर नीचे करके उसके बाद? सज्जाद, कौन से होते हैं? सर सॉरी सर, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा। सर पियानो की आवाज है वो लो फ्रीक्वेंसी होगी ना, कि बिल्कुल लो टोन है उसकी। इवन पियानो में भी जो लेफ्ट हैंड की जो कीज होती हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती हैं, वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। जैसे थोड़ी मोटी आवाज की होगी पहले कीज, फिर जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे उसकी टोन की शार्पनेस क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो राइट हैंड वाली कीज जो होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं उसमें भी। तो लो से हाई हाई जाता है पियानो भी। और अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच में भी कुछ साउंड्स होते हैं जिनके लिए हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जैसे हमने एग्जांपल भी देखी थी, सा का साउंड जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। इसी के अगेंस्ट अगर जा का साउंड या माँ का साउंड, ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं। चलो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के अगर किसी को हेयरिंग लॉस होगा तो कैसे सुन सकता होगा। आपके पास हेडफोन्स हैं अपने पे? हेडफोन लगे हुए हैं?
आपके सबके? जी सर, जी लगे हुए सर। हैं। अच्छा, एक मिनट। जैसे अभी ये मैं प्ले करता हूँ साउंड, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की आवाज़ सुनाई देती होगी जिनके साथ हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस होता होगा। Hope is sitting with feathers that pitches in the soul, and sings the tune without the words, and never stops. आवाज़ आई किसी को? यस सर। समझ नहीं आ रहा। दोबारा प्ले करता हूँ एक दो बार ताकि थोड़ा सा आइडिया हो आपको। Hope is sitting with feathers that pitches in the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये साउंड कैसा है, इसको डिस्क्राइब अगर आप करें तो? सर जैसे हम स्पीकर पे कुछ सुन रहे होते हैं तो हम उसका बेस जब बढ़ाते हैं तो इसी तरह की कोई आवाज आती है। हाँ, तो बेस जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है ना, बेस बढ़ जाएगा और हाई फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी, तो जैसे शार्पनेस डाउन होगी, ट्रेबल डाउन होगा, तो इसी तरह की आवाज़ आएगी। तो हाई फ्रीक्वेंसीज की साउंड इसमें सप्रेस हुई हुई है, जो लो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ वही आ रही है आवाज़ आपको। इसमें जो क्लैरिटी है, कॉन्सोनेंट्स की इतनी क्लैरिटी नहीं हो रही, कौन से कॉन्सोनेंट्स बोल रही है ये, इसी वजह से नहीं हो रही कि हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस ऐसा ही होता है। जी, जो क्लैरिटी है आवाज की, वॉइस की, वो लो फ्रीक्वेंसी है। क्लैरिटी हाई फ्रीक्वेंसी है, क्लैरिटी कम होगी तो आवाज़ धुंधली धुंधली सी, दबी दबी सी हो जाएगी, जैसे ये है। ठीक है, क्लियर है? कोई बोल ही नहीं रहा। जी सर, मतलब इसमें जब हम बेस बिल्कुल बढ़ा देते हैं तो सिर्फ ज का आवाज मतलब क्या आ रहा होता है, क्लियर आवाज समझ नहीं आ रहा होता जी, बेस में। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि इनकी जो हेयरिंग, जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग लॉस है, इनकी बेस बढ़ जाती है। बेस उतनी रहती है नॉर्मली जितनी आमतौर पे होती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के जो साउंड्स हैं वो डाउन हो जाते हैं बिल्कुल। हाई फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स जिसको हम कहते हैं ना इक्वलाइजर में, इनके वैसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली स्पीचेस सप्रेस हो जाती हैं, इसलिए सिर्फ इनको बेस बेस वाली साउंड ज़्यादा आ रही होती हैं। और एक और तरीके का हेयरिंग लॉस से होता है, ये देखें ये कैसा है। Hope is sitting with feathers that perches in the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. ये कैसा है, इसमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये हाई फ्रिक्वेंसी लग रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी का तो वो था पिछला वाला, ये उसका अपोजिट है। इसमें क्लैरिटी वो ज़्यादा है साउंड की, ऊपर की जो साउंड्स होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाली, लेकिन बेस इसमें बिल्कुल एब्सेंट है। दोबारा सुने। Hope is sitting with feathers that perches in the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. ठीक है, और ओरिजिनल साउंड ये है, देखो, विदाउट हेयरिंग लॉस इस तरीके का होता है। Hope is the thing with feathers that perches in the soul, and sings the tune without the words, and never stops at all. क्या फ़र्क है? सर बहुत फर्क है, क्लैरिटी है, हर वर्ड क्लैरिटी भी लेटर। है, बेस भी सही है, और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी अपने अपने सेटिंग्स पर है यहाँ पे। तो इस तरीके का होता है। और ये तो फिर भी हमें आवाज़ आ रही थी, इसमें डेसिबल्स हमारे पास से ऑडिबल थे, लेकिन जिनके साथ हेयरिंग लॉस होता है उनकी फिर डीबीज भी कम होंगी। अगर जो हमें तो आवाज़ आ रही थी ना, उनको फिर यही आवाज़ आएगी, लेकिन बिल्कुल कम डीबी पे आएगी, कम इंटेंसिटी पे आएगी, तो और उनके लिए फिर प्रॉब्लम होता है। सही है, तो फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? बिहेवियर मैनेजमेंट को फिर डिस्कस कर रहे थे हम। बिहेवियर मैनेजमेंट में हमने रिलेशनशिप को एज ए सपोर्ट सिस्टम, एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर कैसे यूज कर सकते हैं, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था। याद है किसी को क्या था उसमें? जी, जी रुखसार, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी सर, उसमें हमने पहले जो है अटैचमेंट पढ़ा था, जो आपने हमें रिकॉल करवाया था, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था।
उसके बाद हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी रिकॉल की थी जो राबिया बता रही थी। उसके बाद पता कि हम किस तरीके से बच्चे के लिए एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके और बच्चा हमारे साथ अटैच हो सके और फिर हम पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ जो है उसके बिहेवियर पे काम करें। सही। और वो कौन सी टाइप की इंटरवेंशन थी? जैसे हमने कुछ टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन पढ़ी थी ना प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी, टर्शियरी थी, वो कौन सी होती हैं? याद है फिर इंटरवेंशंस वाला? प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस कौन सी होती हैं जो कि प्रॉब्लम को सिवियर होने से पहले पहले हम करनी होती हैं? नहीं याद तो दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर स्लाइड से, ये बुक के चैप्टर से। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? सर फंक्शनल असेसमेंट। जी। आज कौन कौन नहीं है? निम्रा नहीं है और कौन नहीं है? मरियम? जी सर। यस। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। ये मैनेजिंग बिहेवियर थ्रू बिल्डिंग अ रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया था। आज डिस्कस करेंगे बिहेवियर मैनेजमेंट थ्रू फंक्शनल असेसमेंट एंड पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट। फंक्शनल असेसमेंट एंड पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट या पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट, इससे क्या जहन में आता है? क्या करेंगे इसके अंदर? क्या करते होंगे? फंक्शनल असेसमेंट से क्या माइंड में आता है सज्जाद? सर फंक्शनल असेसमेंट में आई थिंक जो बच्चे के जो डोमेन्स हैं कि किन किन डोमेन्स में बच्चा जो है सही से परफॉर्म वगैरह नहीं कर पा रहा, या कौन से फंक्शंस हैं जिसमें बच्चा सही से जो है लेक्ट नहीं कर रहा। आई गेस एनीवन एल्स? कोई और बताए? फंक्शनल असेसमेंट बिहेवियर थेरेपी के अंदर होती है, क्या होती है? राबिया? सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उसमें डिफरेंट स्किल्स होती हैं बच्चे की, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, और मतलब डेली रूटीन की जो होती हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन फंक्शनल असेसमेंट। मे बी व्हाट इट, वो स्किल्स जो उसको किसी तरीके से लेटर ऑन लाइफ में जाके हेल्प आउट कर सकती हैं। आई अच्छा, डोंट वो नो मुझे लग रहा है आप वो एग्जैक्टली। फंक्शनल करिकुलम वाली चीज मिक्स अप कर रहे हैं यहाँ पे ना। वो फंक्शनल करिकुलम जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे जो हम फंक्शनल असेसमेंट डिस्कस करेंगे ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वो आप सही कह रहे थे, वो वही प्रैक्टिकल स्किल्स जो होते हैं जो कि बच्चों के हेल्प करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, वो हमें सिखाने होते हैं। वो फंक्शनल करिकुलम और फंक्शनल स्किल्स वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शनल असेसमेंट डिफरेंट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। चलो, ये आपके सवाल मिल के जवाब मिल जाएंगे आखिर में। तो ये टर्शियरी इंटरवेंशन होती है यूज फॉर सीरियस फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस बिहेवियर प्रॉब्लम्स। जैसे थी ना प्रिवेंशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी इंटरवेंशन के अगर एक प्रॉब्लम है बन चुका है लेकिन अब उसके इम्पैक्ट को हमें कम करना है तो उसके लिए ये हम जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे प्रॉब्लम जो कि आप इवन थ्रू द रिलेशनशिप नहीं मैनेज कर पाए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो फिर आपको फंक्शनल असेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है कि आप इजीली रिलेशनशिप बिल्ड करके मैनेज नहीं कर पाए, ऐसे प्रॉब्लम जो कि मैनेजेबल नहीं हुई अदरवाइज। इसके गोल क्या होते हैं? टू फिगर आउट व्हाट इज ट्रिगरिंग द बिहेवियर एंटीसीडेंट। अब जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर जो होता है ना, जैसे कोई बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, जिद कर रहा है, रो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है, अपने आप को हिट कर रहा है, तो इनकी फंक्शनल असेसमेंट होती है इन बिहेवियर्स की स्पेसिफिकली। और फंक्शन, जैसे फंक्शन का मतलब है ना का काम, तो फंक्शनल असेसमेंट में हम ये असेस करते हैं कि ये जो बिहेवियर, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो पर्सन बच्चा कर रहा है, इसके पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाह क्या रहा है, इस बिहेवियर का फंक्शन क्या है इसके लिए।
कौन से कॉन्सिक्वेंसेस अचीव कर रहा है ये बिहेवियर शो करके या टेंट्रम शो करके या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर करके, इसको मिल क्या रहा है। तो उस फंक्शन को असेस करना होता है फंक्शनल असेसमेंट, कि बिहेवियर क्यों कर रहा है ये, इस क्यों का जवाब ढूंढना होता है हमें फंक्शनल असेसमेंट के अंदर। जब तक हमें क्यों का जवाब नहीं मिलेगा हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन इस वो नहीं कर सकेंगे ना इफेक्टिव तरीके से। जब हमें पता ही नहीं होगा कि बिहेवियर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है इसको, तो हम इम्प्लीमेंटेशन भी कोई इंटरवेंशन इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें स्पेसिफिकली पता हो उसके प्रॉब्लम बिहेवियर की मीनिंग क्या है, क्यों कर रहा है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है इसको। ठीक है। तो व्हाट इज ट्रिगरिंग द बिहेवियर, एंटीसीडेंट से मतलब है कि प्रॉब्लम बिहेवियर होने से एग्जैक्टली पहले क्या होता है, क्या ट्रिगर करता है कि वो प्रॉब्लम बिहेवियर की तरफ जाता है कोई बच्चा। ठीक है, तो ये पता चलाना वन ऑफ द गोल्स होता है कि ट्रिगरिंग बिहेवियर को या ट्रिगरिंग इवेंट का पता हो हमें जिसके बाद प्रॉब्लम बिहेवियर जनरेट हो रहा है। इसके अलावा व्हाट द चाइल्ड इज गेटिंग फ्रॉम इट, जब वो बिहेवियर कर देता है तो उसके बाद क्या होता है वो पता चलाना होता है। जैसे हमें पता है ना कि बिहेवियर रीइंफोर्स होता है तो फिर वो चलता चला जा रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चा एलिसिट कर रहा है उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है उसको जो कि उसके लिए रिवार्डिंग हो, तो रिवार्डिंग चीज़ मिलेगी उसके बाद तो वो उसका नेगेटिव बिहेवियर भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये एक वन ऑफ द गोल्स होता है कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता चले बिहेवियर के बाद क्या मिलता है उसको। एंड टू टीच हर अ मोर एक्सेप्टेबल वे टू फुलफिल दोज नीड्स। अब उस बिहेवियर को वो जो अचीव करना चाह रहा है उसको वो नेगेटिव वे से कर रहा है ना, तो हमें फिर ये भी पता असेस करने की ज़रूरत है कि हम इसको क्या चीज़ सिखाएं कि ये इसको उस माल अडाप्टिव बिहेवियर को यूज़ ना करना पड़े, हेल्दी वे में अपनी नीड को कम्युनिकेट कर ले। ये भी असेस करना पड़ता है कि ऐसी क्या लैकिंग है इसके अंदर जिसकी वजह से इसको ऐसा करना पड़ रहा है। When the function is understood, a positive behavior support plan can be designed. तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये बिहेवियर का फंक्शन क्या है इस बच्चे के लिए, क्यों ऐसा ये कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बना सकते हैं कि अब इसको इसकी नीड किस तरीके से फुलफिल की जाए कि ऐसा हो कि हेल्दी वे में अपनी नीड को कम्युनिकेट कर ले, कि उसको अग्रेसिव बिहेवियर शो ही ना करना पड़े या माल अडाप्टिव बिहेवियर शो ही ना करना पड़े। तो जब ही पता चलेगा जब आपके पास उसकी रीज़न होगी, आपने फंक्शन को असेस कर लिया होगा उस बच्चे के बिहेवियर के। और फिर टू हेल्प द चाइल्ड अचीव हर पर्पस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर और टू रेंडर द चैलेंजिंग बिहेवियर इररेलेवेंट। फिर आपके गोल ये भी होता है कि फिर अगर इन केस बच्चा वही बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट कर भी रहा है बाद में जाके आपके प्लान इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उसके मैल अडाप्टिव बिहेवियर को, कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे रेस्पॉन्ड करोगे, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस मिलेगा उसको, और अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो उसके बाद उसको क्या कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, क्या उसका रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको असेस करनी होती है, इसलिए आप फंक्शनल असेसमेंट करते हो बिहेवियर्स की। क्लियर है यहाँ तक या कोई सवाल है? नहीं है? जी सर क्लियर है। अब कैसे स्टार्ट करें? पहले तो आप इनफॉर्मली असेसमेंट करते हो, मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन लेते हो साथ के रेलेवेंट लोग से कि भाई ये बच्चा जो है कब कब ऐसा करता है, कितनी इंटेंसिटी से करता है, कितनी ड्यूरेशन तक करता है, कब कब नहीं करता, किसी पर्टिकुलर डे पे करता है, पर्टिकुलर टाइम पे करता है, किसके साथ करता है, किसके साथ नहीं करता ना। इस तरीके का आप इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन लेते हो, कलेक्ट करते हो पहले सारी। और आपकी दूसरी बात क्या है कि आपको स्पेसिफिकली बिहेवियर्स को मेजर करना होता है। मिसाल के तौर पे बिहेवियर को आपको ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ता है। बिहेवियर थेरेपी में ऑपरेशनली डिफाइन करने से मतलब है कि बिहेवियर ऐसे आप मेजर करो जिसको जिसको हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहोगे कि बच्चा जो है नॉन कंप्लायंट है ना, अगर नॉन कंप्लायंट मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो तो ये एक वेग टर्म है। नॉन कंप्लायंस से क्या मुराद है आपकी? फिर आप अपनी एग्जांपल बताओगे कि नॉन कंप्लायंस से मुराद है कि जब इसको काम दिया जाता है तो ये रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद फिर
पंच करता है, किक करता है, थ्रो करता है, तो ये सारे ऐसे बिहेवियर हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहो कि नॉन कंप्लायंट है तो ये वेग है। बिहेवियर थेरेपी में इस तरीके की वेग टर्म्स को अवॉइड किया जाता है, स्पेसिफिकली टेंजिबल बिहेवियर्स को नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर को जो भी आपको टारगेट करना है, प्रॉब्लम बिहेवियर जिसको आप असेस करना चाह रहे हो, तो उसकी ऑपरेशनली डेफिनेशंस हो आपके पास, एक ऑब्जेक्टिव वे में, वेग ना हो। सर यानी एग्जाम्पल के साथ देना होता है? हाँ, एग्जाम्पल के साथ, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इससे मुराद क्या है हमारी, अच्छा, और फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई इंटेंस बिहेवियर है जिनकी इंटेंसिटी लो से हाई हो सकती है, तो आप उनको ऐसे स्केल बना सकते हो, 1 to 5 की रेटिंग स्केल बना सकते हो कि कितना सिवियर था ये वाला बिहेवियर इसका इस वक्त, ताकि उसकी सिवियरिटी को भी आप असेस कर सको। कैसे कर सकते हो इसकी नोट, आप ग्राफिकली भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे एक बच्चे का ये ग्राफ बना हुआ है वीकली। अब इसमें वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। मिसाल के तौर पे किसी प्रॉब्लम बिहेवियर के इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं। ये मंडे को इसने 12 बार ये प्रॉब्लम बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया, ट्यूसडे को उससे कम किया, वेडनेसडे को उससे कम, थर्सडे को उसके बराबर, फ्राइडे को उससे ज़्यादा। इस तरीके से आप ग्राफिकली भी नोट डाउन कर सकते हो प्रॉब्लम बिहेवियर को। और इसके साथ साथ दूसरा तरीका भी है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम एबीसी असेसमेंट जब हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो इनफॉर्मल असेसमेंट के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है कि आप पहले इनफॉर्मली किसी केयर गिवर से, पेरेंट्स से, एक साथ के कोलीग से उसकी प्रॉब्लम बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है, कि प्रॉब्लम बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, कब कब होते हैं, कब कब नहीं होते, उसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता। और फिर फंक्शनल असेसमेंट प्रॉपर कैसे होती है। और फंक्शनल असेसमेंट जब आप कर रहे होते हो प्रॉब्लम बिहेवियर की, तो आपके पास सिर्फ एक सेटिंग का डेटा होने के साथ साथ दीगर सेटिंग्स का भी डेटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे स्कूल के अंदर अगर आप प्रॉब्लम बिहेवियर को वो कर रहे हो, मैनेज करना चाह रहे हो, तो आपके पास डेटा उसका घर का भी होना चाहिए ना। जितना रिच डेटा मिलेगा आपको उसका फंक्शन समझने में उतना ज़्यादा आसानी होगी, कि ये प्रॉब्लम बिहेवियर अगर सेम बिहेवियर घर में भी कर रहा था तो क्या फंक्शन घर पे भी सेम था या नहीं सेम था ना। इसलिए आपको रिच डेटा चाहिए, उसमें घर घर वालों की भी आपको बाज़ औक़ात हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। वो भी, उनको भी आप एज अ को थेरेपिस्ट ले सकते हो वो अपने फंक्शनल असेसमेंट के दौरान, के जो बिहेवियर आप स्कूल में नोट डाउन कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, वो पेरेंट्स भी घर पे नोट डाउन करें, मेजर करें, ताकि आप उनका रिकॉर्ड कलेक्ट करके अपने हाइपोथेसिस जनरेट करो। जैसे हम कह रहे थे ना कि हमें फंक्शन बिहेवियर का समझना ज़रूरी है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास रिच सोर्स ऑफ डेटा होगा, आपने ऑब्जर्वेशन खुद भी की हुई होंगी, दीगर लोगों की भी आपने ऑब्जर्वेशन ली होंगी, तब आप हाइपोथेसिस जनरेट करोगे कि इस बिहेवियर का क्या फंक्शन हो सकता है, इस बच्चे के लिए क्या चाहता है इस बिहेवियर के जरिए ये। और फैमिली का ट्रस्ट भी चाहिए होगा इसमें। जब आप फैमिली के साथ बिहेवियर थेरेपी के अंदर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट चाह रहे होगे, तो फैमिली के साथ आपको रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, उनके साथ बॉन्ड डेवलप करना पड़ेगा, थेराप्यूटिक अलायंस, ताकि फैमिली भी आपके साथ कोऑपरेट करे। क्योंकि आप बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान सिर्फ स्कूल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, घर पे नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट, तो जो आप री स्कूल में दे रहे हो घर पे वो नहीं मिलेंगी, तो वो बच्चे का बिहेवियर स्ट्रेंथिंग नहीं होगा जो आप डेवलप करना चाह रहे हो। तो घर वालों की सपोर्ट की भी आपको नीड होगी, जो कि आपको अलायंस बिल्ड करना पड़ेगा फैमिली के साथ भी। और जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो फिर डेटा जो है उसकी बेस पे आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हो। ये एक बेसिक ओवरव्यू था, लेकिन अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे होगा ये। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई क्यूरीज, कोई कंफ्यूजन, तो अभी डिस्कस कर लें। नो सर। अच्छा, एबीसी एनालिसिस, एबीसी से क्या मुराद होगी? एंटीसीडेंट्स और बिहेवियर्स और कॉन्सिक्वेंसेस। सही है, गुड। एंटीसीडेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? दैट टेक प्लेस राइट बिफोर द चैलेंजिंग बिहेवियर। अब वो कैसे हो सकते हैं?
बच्चे को कुछ डिमांड की गई हो बच्चे से कि वो कुछ करे, कोई उससे रिक्वेस्ट की गई हो, या कोई डिफिकल्ट टास्क मिल गया हो उसको, कोई ट्रांजिशन हो गई हो। ट्रांजिशन से क्या मुराद है? चेंजिंग। अगर स्कूल चेंजेस कोई है? चेंजेस जैसे स्कूल अगर चेंज हुआ हो, या स्कूल चेंजेस होते हैं, या तो घर की शिफ्टिंग हुई हुई हो, कुछ इस तरह ये तो से बिल्कुल बहुत मेजर ट्रांजिशन है, ये तो बिल्कुल ये भी ट्रांजिशंस की एग्जांपल है, और छोटी छोटी ट्रांजिशंस भी तो होती है ना डे टू डे लाइफ एक में। बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर में भी इन बच्चों को मिसाल के एक तौर पे आपने एक्टिविटी एक से सब्जेक्ट दूसरी पर एक जी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी। हाँ, ये भी ट्रांजिशन है बिल्कुल। बच्चा गेम खेल रहा है, आपने बोला चलो खाना खा लो, ये भी एक ट्रांजिशन है। जी सज्जाद, आप क्या कह रहे थे? जी सर, मैंने कहा एंटीसीडेंट्स तो मतलब ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हम कह सकते हैं जो बिहेवियर को ऑकर करते हैं। जी ठीक है। आप स्लो चल रहे हैं वैसे 5 मिनट, क्या वो ट्रांजिशन पे थे हम लोग? आपके पास ब्रॉडकास्ट लेट जा रही है, ऐसा तो नहीं है कहीं? एक्चुअली सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा शोर है, तो आवाज़ थोड़ी मुझे क्लियर नहीं आ रही इसलिए। तो बाहर क्यों हो आप? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो फायदा क्लास लेने का। नहीं सर, आ रही है आवाज़। एक्चुअली सिस्टर की तबीयत खराब है सर, इसलिए हॉस्पिटल में ही हूँ। तो आप सिस्टर को मैनेज करो, फिर क्लास नहीं लो, वो ज़्यादा सर क्लास इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। नहीं सर, क्लास लाजमी है, तो समझ आ रहा है सर सारा। थोड़ा हल्का फुल्का शोर दो उस हिसाब नहीं, अगर सिस्टर को हेल्प की आपकी ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से वहाँ नहीं होना चाहिए पहले आपको। से। सिस्टर एडमिटेड है, मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा चलो ठीक है। जी सर। ठीक है फिर। फिर इंटरप्शंस भी एक तरीके से एंटीसीडेंट हो सकती हैं। बीइंग लेफ्ट अलोन, टीजिंग, बुलिंग, शोइंग ऑफ, कमिंग टू क्लोज एंड एक्सक्लूजन, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो कि पॉसिबली एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम बिहेवियर के। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, ये कोई कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका बस पता हो कि क्या क्या पॉसिबली एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं बिहेवियर के, प्रॉब्लम बिहेवियर के। और इसके एक रिलेटेड टर्म है सेटिंग इवेंट्स। सेटिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि एंटीसीडेंट्स से पहले हो चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा जो है घर में किसी वजह से पिट के आया है स्कूल, अब उसको कोई भी वनरेबल वो ज़्यादा हो गया है किसी भी एंटीसीडेंट के ना, पहले वो घर से एक तो मार खा के आया है, बाद में कोई छोटा सा भी कोई मसला हो गया, वो एंटीसीडेंट उसको फिर ट्रिगर कर देगा प्रॉब्लम बिहेवियर को। तो एंटीसीडेंट उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन सेटिंग इवेंट क्योंकि पहले हो चुका था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपको सेटिंग इवेंट्स का भी पता हो, कॉन्टेक्स्ट का भी पता हो कि बच्चे जो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि कैरी कर रहा है पहले से, घर से कुछ प्रॉब्लम होके आ रही है, या कुछ कुछ और रियल एंटीसीडेंट से पहले कुछ हो गया हो जिसने इसको वनरेबल बना दिया हो प्रॉब्लम बिहेवियर के। तो सेटिंग इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। बच्चा घर स्कूल भूखा आ सकता है, कोई वैन के अंदर झगड़ा हो चुका हो सकता है, या कोई इलनेस होती हो बच्चों को, कोई बीमार हो, ऐसा हो सकता है। तो सेटिंग इवेंट्स भी आपकी नॉलेज में होने चाहिए ताकि आप उसको भी अपने बिहेवियर का जो प्लान बना रहे हो उसके अंदर आप कंसिडर करो उनको, कि उनके उनके साथ कैसे डील किया जाए सेटिंग इवेंट्स अगर किसी को ज़्यादा वनरेबल बना देते हैं एंटीसीडेंट के। जैसे चेंजेस इन सर रूटीन लॉन्ग टर्म। जी ये जी। जो स्टूडेंट्स है ये उस इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा? इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट, बिल्कुल। इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली क्या? मतलब इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर घर के अंदर ऐसे ही सिर्फ घर में ही ऐसे बिहेवियर हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि घर का एनवायरनमेंट भी सेटिंग इवेंट है? नहीं, सेटिंग इवेंट से मुराद है कि स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम बिहेवियर अगर घर में हो रहा है तो कोई उसमें सेटिंग इवेंट हो सकता है स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली क्या सेटिंग इवेंट हो सकता है? सिर्फ हम घर का इन्वायरमेंट ऐसा है, ये तो एक वेग टर्म है ना। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमें बिहेवियर थेरेपी में स्पेसिफिक होना चाहिए हर बिहेवियर के बारे में, हर सेटिंग इवेंट के बारे में, हर एंटीसीडेंट के बारे में। तो घर में प्रॉब्लम बिहेवियर हो रहा है तो क्या सेटिंग इवेंट हो सकते हैं उसमें? ओके सर। क्या ओके? मसला हल कहाँ हुआ है नहीं, मुझे सेटिंग इवेंट? क्या क्लियर हुआ? ये ही कि अगर सिर्फ मैं ये कहूंगी कि घर में रहने की वजह से बच्चे का ऐसा बिहेवियर है तो ये जो है एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है इतना। लेकिन अगर मैं ये कहूंगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बीइंग हंग्री, उसको घर में खाना नहीं मिलता इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो रहा है, तो दैट विल इंक्लूड इन द सेटिंग इवेंट। हम्म हम्म
सही। बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, जो कि एक ऑब्वियस की बात है कि बिहेवियर डिस्क्राइब सो क्लियरली एंड स्पेसिफिकली सो दैट इट बिकम्स इजी टू मेजर। जैसे मिसाल के तौर पे हमने पहले बात की, ही इज अनकोऑपरेटिव, ये एक वेग टर्म है ना। अनकोऑपरेटिव से क्या मतलब है, कैसे अनकोऑपरेटिव है। फिर आप ये बताओ कि ही थ्रोज थिंग्स ऑन द फ्लोर व्हेन इट्स टाइम टू क्लीन अप, ये एक स्पेसिफिक है कि क्या होता है और कैसे उसकी अनकोऑपरेटिवनेस डेमोस्ट्रेट होती है। तो इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अनकोऑपरेटिव को ना हम मेजर कर सकते हैं ना इसको काउंट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात कि हम कितना स्पेसिफाई करने होते हैं हमें बिहेवियर्स को, अगर हम मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। सर इसी को कहेंगे कि ऑपरेशनल डेफिनेशन। जी एग्जैक्टली। और आप प्रॉब्लम की हिस्ट्री भी ले रहे होते हैं ना अपने क्लाइंट से, कि अगर मिसाल के तौर पे पेरेंट्स बहुत वेग वेग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत बदतमीज़ है। अब बदतमीज़ एक वेग टर्म है, बदतमीज़ से क्या मुराद है, फिर आप उनसे क्लेरिफाई कराओगे कि बदतमीज़ी से क्या मुराद है, फिर वो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको देंगे। बदतमीज़ी से मुराद है कि ये ज़बान चलाता है या गाली देता है या मुंह चिढ़ा देता है या भाग जाता है या पंच कर देता है या हिट कर देता है। तो ये ऑपरेशनल डेफिनेशन होंगी उसकी बदतमीज़ी की, जो कि शुरू में वेग था। अब यहाँ पे डेफिनेशन के बाद वो क्लियर हो गया कि बदतमीज़ी से क्या मुराद है। और ये क्लिनिकल इंटरव्यू में आपको इस तरीके की चीज़ें लाजमी करनी होती हैं अगर आपको सक्सेसफुल क्लिनिकल इंटरव्यू कंडक्ट करना है। तो अगर ऐसे वेग टर्म छोड़ दोगे तो ये डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने बस पेरेंट्स ने कहा कि ये बदतमीज़ है, आपने बदतमीज़ नोट कर दिया, लेकिन आपसे फिर पूछा जाएगा, डायग्नोसिस भी तो करना होता है ना। मिसाल के तौर पे अगर कोई लग रहा है कि ये ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होगा, लेकिन आपके पास उसकी एग्जाम्पल्स नहीं होंगी, तो वो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाएगा, ना फिर बच्चे की हेल्प हो पाएगी प्रॉपरली। C for consequences, what happened right after a challenging behavior। अब वो चैलेंजिंग बिहेवियर जैसे हमने पहले डिस्कस की थी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस माइनर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एज अ टीचर आपके अपने क्या रिएक्शन है चाइल्ड की तरफ जब उसने प्रॉब्लम बिहेवियर किया, उसके पीयर्स के, उसके साथ के क्लासमेट्स के क्या रिएक्शन थे उसके बिहेवियर के बाद। तो उसके वो सारी चीज़ें रीइंफोर्सर्स हो सकती हैं पॉसिबली उस बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर के लिए। तो इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है फिर बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर डेमोस्ट्रेट करता है, तो ताकि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल कर सको बाद में। इस तरीके से आप लिखते हो, आप जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होता है ना फंक्शनल असेसमेंट के लिए, तो पहले टाइम और एक्टिविटी लिखते हो कि कब हुआ, क्या क्या हो रहा था उस सिचुएशन में, एंटीसीडेंट, फिर किस चीज़ ने ट्रिगर किया उसके प्रॉब्लम बिहेवियर को स्पेसिफिकली, बिहेवियर फिर उसने क्या एलिसिट किया, प्रॉब्लम बिहेवियर एग्जैक्टली क्या किया उसने, थ्रो किया, मारा, पंच किया, एग्जैक्ट वगैरह वगैरह ना, जो भी हो। फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, आपका क्या रिएक्शन था, बच्चों का क्या रिएक्शन था, उसको कोई टास्क जो करना करना था उससे उसको जान छूट गई, तो ऐसा कोई कोई चीज़ उसने अवॉइड कर दी ऐसा प्रॉब्लम बिहेवियर जनरेट करके, या कोई उसको पनिशमेंट मिली, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस में मेंशन करनी होती हैं। और परसीव्ड फंक्शन, शुरू में जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो आप एग्जैक्टली आपके पास नहीं होते ना कि क्या रीज़न, क्या फंक्शन होगा इस बिहेवियर का, तो आप परसीव फंक्शन लिखते हो कि पॉसिबली ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा होगा आपके ख्याल में। ये सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद फिर आप इस सारे डेटा को आप फिर से देखते हो, रिव्यू करते हो, एनालाइज करते हो, फिर कोई पैटर्न आपको सामने आते हैं कि ये बच्चा क्या फंक्शन अचीव करना चाह रहा होगा अपने बिहेवियर के बाद। वो फिर आपको फिर बाद में हेल्प मिलती है इस तरीके के आप चार्ट्स को रिव्यू करते हो तो, और सेटिंग इवेंट्स भी लिख देते हो आप। जी परसीव्ड फंक्शन क्लियर नहीं हो रहा है। परसीव फंक्शन मिसाल के तौर पे उस वक्त आपके जहन में क्या लग रहा था, आपके ख्याल में ये बच्चे ने अगर क्लास में किसी टाइम पे बच्चे ने प्रॉब्लम बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया तो आपको क्या लग रहा है, ये होमवर्क अवॉइड करना चाह रहा था, टेस्ट अवॉइड करना चाह रहा था, टीचर की अटेंशन चाह रहा था, इस तरीके के परसीव फंक्शन आपने आपके ख्याल में उस वक्त क्या फंक्शन होगा इस बिहेवियर का। आया समझ में या नहीं? जी सर।
हाँ, तो वो परसीव फंक्शन आप नोट करते जाते हो अपने साथ में, लेकिन बाद में जब आपको लगता है कि आपने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर ली हैं प्रॉब्लम बिहेवियर की, फिर आप उनको रिव्यू करते हो सारे एंटीसीडेंट्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को, परसीव फंक्शन को, ताकि आप एक वैलिड हाइपोथेसिस एक जनरेट कर सको। ये सारी हम ऑब्जर्वेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम हाइपोथेसिस जनरेट करें कि बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर के पीछे क्या फंक्शन होगा। तो आपने अगर परसीव फंक्शन अपने पहले से लिखे हुए होंगे तो आपको हेल्प करेंगे मेजर हाइपोथेसिस डेवलप करने में कि ये बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर क्यों कर रहा है। जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो फिर आप इंटरवेंशन डिज़ाइन कर सकोगे इजीली। अगर आपको क्यों का जवाब ही नहीं मिला कि ये क्यों कर रहा है, तो फिर आप इंटरवेंशन भी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकोगे, जैसे कि हम आगे जाके एग्जाम्पल से देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी सर सही। 3 पॉसिबल फंक्शंस क्या हो सकते हैं बच्चों के प्रॉब्लम बिहेवियर के? तो ये कि क्या किस वजह से वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर शो करते हैं। क्या अप्रूवल क्या हो के लिए, कुछ अवॉइड करने के लिए, कुछ अप्रूवल या अटेंशन गेन करने के लिए, कुछ गेन करना एक हो सकता है, जिसमें कुछ गेन में अवॉइड बहुत सारी करना। चीजें हो सकती हैं, कुछ अवॉइडेंस हो सकती है। ठीक है, 2। थर्ड क्या हो सकता है? अवॉइड करना, एस्केप करना, अवॉइड करने में ही आ जाएगा। हाँ, एस्केप अवॉइड एक ही में आएगा। इस अवॉइडेंस में जैसे होमवर्क अवॉइड कर लिया, स्कूल या अवॉइड कर लिया। थर्ड फंक्शन क्या होगा फिर? अटेंशन के लिए। नहीं, वो तो अटेंशन में गेन तो करने में आ जाएगा ना। गेन में आ गया ना, गेन में आ गई अटेंशन भी, और कोई दूसरा रिवॉर्ड भी, टॉय भी, और प्ले टाइम भी, ये सारी चीजें मे गेन बी के ड्यू अंदर आ टू सम डिस्ट्रेस जो कॉज हो रहा उनको, उस वजह से। आई डोंट नो। डिस्ट्रेस कॉज हो रहा हो तो वो गेन करेगा उसको रिड्यूस करने के लिए, या अवॉइड करेगा रिड्यूस करने के लिए। थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है? ठीक है, डिस्ट्रेस हो रहा होगा बिल्कुल, लेकिन वो फंक्शन में 2 फंक्शन में कवर हो रही है ना वो बात, तो थर्ड फंक्शन भी एक होता है, वो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, द चाइल्ड गेट समथिंग में क्या हो सकता है? अटेंशन फ्रॉम अडल्ट पेयर, एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट और एन एक्टिविटी वगैरह वगैरह हो सकते हैं कुछ भी, कि चाइल्ड जिनको गेन करने के लिए प्रॉब्लम बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अवॉइडेंस में क्या हो सकता है? अनवेलकम रिक्वेस्ट हो सकती हैं, ऐसी रिक्वेस्ट जो कि वो नहीं चाह रहा हो करना। डिफिकल्ट टास्क हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कॉन्टेक्ट विद पर्टिकुलर पेयर और अडल्ट हो सकते हैं जिनको वो अवॉइड करना चाह रहा है, जान छुड़ाना चाह रहा है जिनसे। थर्ड फंक्शन जो होता है लेवल ऑफ स्टिमुलेशन। कुछ बच्चों की बिहेवियर इसीलिए जनरेट हो रहे होते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर, बेशक वो फर्स्ट 2 में से कोई फंक्शन नहीं पूरा कर रहे होते, लेकिन थर्ड फंक्शन पूरा कर रहे होते हैं, उनकी अपनी इंटरनल स्टिमुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वो इंटरनली अनस्टिमुलेटेड फील कर रहे होते हैं, तो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए प्रॉब्लम बिहेवियर में एंगेज होते हैं। तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है प्रॉब्लम बिहेवियर का। अगर आपको लगे कि कोई इसको पॉसिबली कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा, ना किसी एक्टिविटी से अवॉइड कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम बिहेवियर हो रहा है, तो एक हाइपोथेसिस ये हो सकता है कि इंटरनली ये अनस्टिमुलेटेड फील कर रहा है। ठीक है, सर ये थर्ड वाले की मिसाल दे सकते हैं? थर्ड वाले की मिसाल जैसे आपने ऑटिज्म के बच्चे देखे हैं? नहीं। किसने देखे हैं आप में से? सर वो जो देखिए सर वो जो हैंड फ्लैपिंग जो कर रहे होते हैं या काट रहे होते हैं, उनकी सिम्टम्स का तो इंटरनल पता है, देखे नहीं है। जी इंटरनल हाँ, वो स्टिमुलेशन के लिए होती है। जी वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई उनका अगर सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में भी इन्वॉल्व है ना, अपने आप को मार रहे हैं, तो उसका कोई उनको ना अटेंशन से मिल रही होती है, अटेंशन मिल भी रही होती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो अकेले बैठे हुए भी कर रहे होते हैं, कोई भी नहीं देख रहा होता, तब भी वो सेल्फ बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि अटेंशन हेल्प नहीं कर रही उसके अंदर, और ना उन अकेले में बैठे हुए कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कोई उनको किसी एक्टिविटी से अवॉइड भी नहीं कर रहे, वो फिर भी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर हो रहा होता है।
तो अगर दोनों कंडीशन ऊपर वाली मीट नहीं कर रही होती कि ना उनको कुछ मिल रहा होता है ना कुछ अवॉइड कर रहे होते हैं, वो फिर भी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, अपने आप को हिट कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, तो इसका ये थर्ड फिर अजम्पशन मीट हो सकता है कि अपने अपने आप को वो स्टिमुलेटेड रखने के लिए, इंटरनली अराउजल को मेंटेन रखने के लिए या इंक्रीज करने के लिए इस तरीके के बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अगर फंक्शन होगा तो इसकी इंटरवेंशन भी डिफरेंट होंगी, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारे पॉसिबल रीजंस आपके सामने हों। अजानें हो रही हैं, जाना है आपको या बाद में जाना है? ठीक है सर, ऑफ कर लेते हैं, 10 मिनट्स में आते हैं फिर। हाँ 4:45 हो रहे हैं, 55 पे आप वापस आ जाएं सब ठीक लोग। है।